तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च एकेडमी एंड इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स हमने इससे पहले पहला जो क्लास हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। तो काइंडली सी दैट वीडियो थारोली, ओके, बिकॉज जब तक सिलेबस की आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आपका जो तैयारी का वे है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाएगा। ओके, तो फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट प्रिपरेशन यू मस्ट हैव मास्टरी ओवर द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। ओके, और यूपीएससी का मतलब यूपीएससी का सिलेबस होता है, जैसे कि देर आर मेनी कोचिंग्स जो क्या करते हैं कि सिलेबस का माइक्रो एनालिसिस करते रहते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है अब, ठीक है। आप हमेशा ऑथेंटिक सोर्स को देखिए, ऑथेंटिक सिलेबस क्या है, और साथ साथ क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए, क्योंकि वो यूपीएससी की फिलॉसफी है, ठीक है। जब उस फिलॉसफी को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इस केस में आपको एक्सटर्नल फैक्टर की आवश्यकता काफ़ी कम पड़ेगी। दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज फॉलो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। ओके, चलिए तो नेक्स्ट कम टू द टॉपिक। तो हमने ये पार्ट डिस्कस कर लिया था कि इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में पहला पार्ट जो सिलेबस का होता है वो इकोनॉमिक्स होता है, जबकि सेकेंड पार्ट ऑफ सिलेबस जो इकोनॉमिक्स का होता है वो आपका होता है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में हम लोग एग्रीकल्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने, क्योंकि पिछले क्लास में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। तो पीटी में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये सब हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। ये मेंस का सिलेबस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पीटी मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए, इस पर भी हमने काफ़ी ब्रीफली बात किया था, टॉक किया था। तो इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, inclusive growth and issues arising from it, government budgeting, effect of liberalization of the economy, change in industrial policy and their effect on economic growth, इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ना है एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, ईटीसी, और इन्वेस्टमेंट मॉडल। ओके, ये आपका सिलेबस है। इसके बाद ये जो सिलेबस है ये एग्रीकल्चर का सिलेबस है। फॉर एग्जांपल बहुत लोग क्या करते हैं कि लैंड रिफॉर्म जो है उसको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं और उसको एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं, तो हम लोग इसको एग्रीकल्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एग्रीकल्चर इज सेपरेट कोर्स, वो अलग कोर्स है, डिफरेंट कोर्स है। ओके, चलिए तो टुडे वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सिलेबस को देख लीजिए दोबारा आप, यही लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय। क्लियर है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिलेबस का ये पार्ट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस पार्ट को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इंडियन इकोनॉमी, और इसका कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट को हम लोग पढ़ने, ठीक है। चलिए, तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है तो कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या है? अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थ मतलब पैसा और शास्त्र मतलब पैसे का विज्ञान। तो पैसे का विज्ञान दो तरीके का होता है। एक तो विज्ञान ये होता है पैसे का कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास मनी है, ठीक है, और मैं दो केस स्टडी यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो कि देर आर टू ब्रदर्स, दो भाई है, ठीक है। हेलो ब्रदर्स, ठीक है, कौन ब्रदर्स? हेलो ब्रदर्स। तो देर आर टू ब्रदर्स, या एक ब्रदर का दो बेटा है, ठीक है। सन वन और सन टू, ठीक है। दोनों को पेरेंटल एसेट के फॉर्म में 1 करोड़ रुपीज डोनेशन के फॉर्म में मिलता है। कितना मिलता है? 1 करोड़। ओके, तो पहला जो ब्रदर है, पहला ब्रदर वो क्या करता है कि जब उसको पैसा मिलता है तो पैसे से वो पहले क्या करता है, एक कोर्स को एक करता है। तो मान लो वो एक कोर्स करता है और इस कोर्स के द्वारा उसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाती है। एक टर्म है इकोनॉमिक्स का, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको फाइनेंशियल मैटर की जानकारी है, यानी कि आपको पता है कि पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, और फिर उस पैसे से कैसे पैसा कमाया जाता है। क्लियर है। तो उसने क्या किया, सपोज करो कि उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स सीखने में,
और जब इस कोर्स को लर्न किया तो उसने क्या किया, 98 लाख को मार्केट में कर दिया इन्वेस्ट। क्लियर है? मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट करने के बाद इस पैसे से उसने बना लिया 2 करोड़ रुपए। क्या बना लिया? ये पैसा क्या हुआ? पैसा मल्टीप्लाई हो गया। सन जो टू है वो काफ़ी संस्कारी है, वो भी संस्कारी है और ये भी संस्कारी है। तो सन टू इज वेरी वेरी संस्कारी। ठीक है। उसने क्या किया, जब उसको 1 करोड़ रुपया मिला तो उसने क्या किया, उसके 3 बच्चे, चलो 3 बच्चे उसके, या मान लो 2 बच्चे उसके, उसने क्या किया कि ये जो 1 करोड़ रुपया है, मैं 20 लाख खर्च किया पहले बच्चे के एजुकेशन में, और 30 लाख खर्च किया सेकंड बच्चे के एजुकेशन में, और 50 लाख उसने खर्च किया प्रॉपर्टी। वहाँ पे खर्च किया प्रॉपर्टी। सारा समझ में? अब मुझे बताओ कि दोनों फाइनेंशियली होशियार कौन है, दोनों से ज़्यादा होशियार कौन है? क्लियर है? इसने क्या किया, 20 लाख चलो बच्चों के एजुकेशन में खर्च किया, चलो 50 लाख तो चलो सही जगह, लेकिन 50 लाख इसने खर्च किया प्रॉपर्टी में विदाउट मार्केट कंडीशन को स्टडी किए हुए, जाने हुए। अब आपको पता है कि इंडिया के अंदर जिस तरह से प्रॉपर्टी का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी का प्राइस ग्रेजुअली क्या होगा, घटेगा। घटेगा ना कि नहीं घटेगा? है ना? तो यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? रिस्की इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है? इस इन्वेस्टमेंट में क्या है? रिस्क है। क्लियर है? रिस्क है। लेकिन ये जो इन्वेस्ट किया 2 करोड़, सॉरी 98 लाख, तो इसने क्या किया, पहले मार्केट को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद क्या किया, पैसे को इन्वेस्ट किया। ठीक है। यानी कि ये पैसा इसका डूब भी सकता है, और ये पैसा इसका मतलब मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंगलेस भी हो सकता है। क्लियर है? ये पैसा जो है, ये पैसा अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एजुकेशन में इन्वेस्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एजुकेशन किस तरह का मिल रहा है ये भी देखना जरूरी है। क्वालिटी एजुकेशन, कि आपको जो जॉब मिल रहा है, सॉरी आपको जो एजुकेशन इम्पार्ट किया जा रहा है, ठीक है, क्या उस एजुकेशन को आप कमर्शलाइज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्लियर है? कमर्शलाइज कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या होगा कि एजुकेशन पर जो आपने एक्सपेंडिचर किया वो भी आपका वेस्ट हो गया। ठीक है। यानी कि विदाउट मार्केट को रीड करके इन्वेस्टमेंट करना, इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना आप नहीं जानते हैं। क्लियर है? ओके। मैं यहाँ पे एग्जांपल ये भी ले सकता था कि एक तीसरा सन भी था, और वो 1 नंबर का ब्योरा था, और उसने क्या किया कि करोड़ रुपये पीने में, ड्रिंक करने में जो है, या बैड हैबिट्स में जो है, वेस्ट कर दी। ओके, बट मैं एक क्या कहते हैं, मैं एक कुशल एग्जांपल ले रहा हूँ कि दोनों बच्चे संस्कारी है, लेकिन एक ने क्या किया, एक ने पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी को समझा, पहले पहले अपने आप को लिटरेट किया, कोर्स किया, कोर्स करने के बाद क्या किया, उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद पैसे को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, जिस पैसे से वो क्या किया, उस पैसे को डबल कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 2 करोड़, इसको फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा वो। ओके, तो इसका पैसा डबल हो गया, इसका पैसा क्या हुआ, 0 हो गया, या 50 लाख हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर और नॉट? इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अब हमारे पास क्या है कि रिसोर्स है, वी हैव, एक ही चीज़ को ध्यान से समझ, रिसोर्स तो हमारे पास लिमिटेड है। पर्टिकुलरली कौन सा रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स, क्या क्या नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास, जैसे वाटर, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, लॉजिकल रिसोर्स, लॉजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। इस चारों रिसोर्स पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहला है वाटर। पहला है वाटर। वाटर एक रिसोर्स है जो लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास है। तो जब तक लोगों में सिविक सेंस नहीं होगा, मतलब कि लोगों में ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा कि वाटर हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, और वाटर को हम एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, ठीक है,
तब तक क्या वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्स को हम प्रिजर्व कर पाएंगे? प्रिजर्व हम नहीं कर पाएंगे। आ रहा समझ में? इसीलिए गवर्नमेंट जब इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाएगी तो गवर्नमेंट का ये फोकस होगा कि कैसे हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करें, ठीक है, कि आप वाटर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है, वाटर एक वैल्यूबल रिसोर्स है, और इस वाटर एज ए फ्री रिसोर्स को इसको वेस्ट ना करें, ठीक है। तो बाद में क्या किया सरकार ने, ठीक है, तो सरकार ने बोला कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सरकार का स्कीम आया ना, बिहार में क्या स्कीम है, जल नल योजना, जल नल या नल जल जो भी योजना है, जल नल योजना। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है, जल नल योजना का मेन पर्पस उद्देश्य ये है, ठीक है, कि हर आदमी के घर तक जो है टैप्ड वाटर पहुंचाया जाए, मतलब हर एक हाउस घर में क्या होगा, नल का पानी होगा। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वाटर को हम स्मार्टली यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये देखा कि भाई सरकारी पानी आ रहा था, लोगों ने क्या किया, नल को खुला छोड़ दिया, पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है। अब सिविक सेंस लोगों के अंदर डेवलप करने के लिए सरकार दो काम करेगी। पहला काम क्या करेगी, पहला काम तो ये करेगी कि सरकार पोलाइटली आपसे डील करेगी, ओके, और यदि पोलाइटली आप लाइन पे नहीं आते तो सरकार क्या करेगी, आपको आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपके ऊपर क्या करेगी, पेनल्टी लगाएगी। तो ये हुआ, वाटर चूंकि लिमिटेड अमाउंट पे हमारे पास, इसलिए वाटर को हम क्या करेंगे, एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, ताकि हर एक ड्रॉप ऑफ वाटर के इंपॉर्टेंस को आम आदमी समझ पाए, ठीक है। यानी ये इकोनॉमिक्स हो गया। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि स्कार्स रिसोर्स को ऑप्टिमल तरीके से यूटिलाइज करना, ठीक है। सेकंड क्या देखो, सेकंड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब अभी क्या हो रहा है आज के डेट में कि पूरा वर्ल्ड बना हुआ है पागल। क्या बना हुआ है, पूरा वर्ल्ड बिकेम, कल मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें क्या है कि रसिया का एक बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन है ऑयल का, ठीक है, उसके ऊपर यूक्रेन ने अटैक कर दिया। अब तुम बोलोगे कि सर पहले तो रशिया ने परेशान किया यूक्रेन को। देखो, परेशान करने का कई तरीका हो सकता है, ठीक है, लेकिन परेशान करने का तरीका का मतलब ये हुआ कि हमने पेट्रोलियम के जो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है, जो लिमिटेड अमाउंट पे हमारे पास है, ठीक है, उस चीज़ को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करें तो उसका मतलब ये हुआ कि वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, क्लियर है। और एनर्जी क्या है, एनर्जी इज बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन, क्लियर है। जब एनर्जी रहेगा नहीं तो क्या तुम्हारे घरों में जो है फैन ट्यूब, अभी जो मैं ऑनलाइन क्लास ले पा रहा हूँ, ठीक है, या आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को यूज करते हैं, क्या इसको यूटिलाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या है, सिविलाइजेशन क्राइसिस है ना भाई। वाई वी आर सिविलाइज, सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज करो, सिविलाइज का मतलब ये होता है कि वी आर यूजिंग मैक्सिमम मटेरियल रिसोर्सेज, ये कैपिटलिस्ट का डेफिनेशन है, ठीक है। तो यदि हमारे पास मटेरियलिस्टिक रिसोर्स रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, ओके, तो क्या इस केस में हम सिविलाइज हैं? नहीं है। या मान लो जो क्या कहते हैं मटेरियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने वाली आबादी लिमिटेड है, जिसको कैपिटलिस्ट हम बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आबादी है वो उस रिसोर्स को यूज करने से मतलब वंचित कर दिया गया, ठीक है। तो क्या इस केस में, ठीक है, इस केस में मतलब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करने का तरीका हमारा ऑप्टिमल है? नहीं है। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस ले लीजिए, इकोलॉजिकल रिसोर्स। इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल रिसोर्सेज। एक हाउसिंग कंपनी आई और उसने क्या किया कि जो रिवर कोर्स है, रिवर कोर्स, ठीक है, उस रिवर कोर्स के बीच में मिट्टी भर दिया, और मिट्टी भरने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारा जो है क्या कहते हैं, सोसाइटी का डेवलपमेंट कर दिया। आ रहा समझ में? तो जब सोसाइटी को आप डेवलप करते हो तो पहले तो आपने डिफॉरेस्टेशन किया, मतलब आपने क्या किया, पूरे के पूरे पेड़ को ख़त्म कर दिया। जब पूरे के पूरे पेड़ को आप ख़त्म करोगे और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करोगे, वैसे वो ज़रूरी भी है, ठीक है, लेकिन इस तरह से करना पड़ेगा, उन चीज़ों को ऐसे करना पड़ेगा ताकि इकोलॉजिकल डैमेज क्या हो, मिनिमम हो, ओके। बट हमने क्या किया कि इकोलॉजी को मैक्सिमम डैमेज कर दिया, ओके। और इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने वहाँ पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया, इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया, इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप कर दिया, क्लियर है। इसका परिणाम ये हुआ कि अल्टीमेटली वहाँ का जो लैंड था वो पॉल्यूट हो गया, ठीक है। जब लैंड पॉल्यूट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो लैंड के अंदर जो भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, या मान लो लैंड के अंदर वाटर है, वाटर टेबल,
तो वाटर टेबल क्या होगा, कंटेमिनेट हो जाएगा। ठीक है, जब वाटर टेबल कंटेमिनेट होगा तो उसी वाटर को हम कंज्यूम करेंगे। जब उसी वाटर को हम कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होता है, तरह की बीमारियां हो जाएगी, मतलब हेल्थ हजार्ड क्रिएट हो जाएगा। तो लॉजिकल रिसोर्स को आप स्मार्टली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हेल्थ हजार्ड क्रिएट हो जाएगा। होगा ना या नहीं होगा बताइए। एयर हमारा क्या होगा, पॉल्यूट हो जाएगा, तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, आ रहा समझ में। और इसके अलावा जब एयर पॉल्यूट होगा तो क्या होगा, फिर आप स्मार्ट बनोगे, आप तेज ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि नहीं नहीं ठीक है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, वी विल बाई एयर प्योरीफायर। बट पॉलिसी जब बनती है तो पॉलिसी में एक अप्रोच होता है, उस अप्रोच को बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। क्या बोलते हैं उसको, कोई भी जो पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी का एक एस्पेक्ट होता है, उस एस्पेक्ट को हम बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी। जो बनती है सरकार की जो नीति होती है उसका जो अल्टीमेट पर्पस है, ठीक है वो कैसा है, यूटिलिटेरियनिज्म। ये तुमको भारी वर्ड लग रहा होगा तो इससे आप घबराइए मत, इसका सिंपल मतलब यही समझिए कि वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम या मैक्सिमम वेलफेयर, मैक्सिमम वेलफेयर। तो मोटा मोटी आप यही समझिए, मतलब इसका मतलब है मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर करना। क्लियर है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर क्या है कि कुछ लोगों के पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, जैसे एक रिपोर्ट है, आगे हम पढ़ेंगे, एक रिपोर्ट है ऑक्सफैम रिपोर्ट, ठीक है। वो कहता है कि इंडिया में जो है मैक्सिमम रिसोर्स 1% लोगों के पास है, यानी कि जो 99% लोग हैं वो बहुत कम रिसोर्स पर रिलाई कर रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरह से जब इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा होगा तो सिर्फ 1% के लिए लाइफ क्या होगा, आसान होगा। लेकिन जो मोर देन 99% है उसके लिए लाइफ क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1% कैपिटलिस्ट को टॉलरेट करने के लिए जो है, ओके, अब 99% पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं, हेल्थ हजार की तरफ पुश कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ आया कोल्ड ड्रिंक का कंपनी, कौन सा कंपनी आया, कोल्ड ड्रिंक कंपनी। अब जहाँ पर भी कोल्ड ड्रिंक का प्लांट होगा वहाँ पर क्या होगा, वाटर स्कार्सिटी होगा। होगा ना, वाटर को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करोगे, ठीक है, तो वाटर क्या होगा, स्कार्स होते जाएगा। क्लियर है। और क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक से प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट होगा, प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट होगा। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो है, ठीक है, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो कितना है वो बताने की आपको आवश्यकता है नहीं, ठीक है, कि कितना प्योर फूड हम लेते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हम जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं। तो जंक फूड ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोल्ड ड्रिंक के प्लांट के कारण हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, उस रिसोर्स को हम क्या बना रहे हैं, मोटा बना रहे हैं, मोटा हट्टा कट्टा बना रहे हैं। क्लियर है। तो जब वो ह्यूमन रिसोर्स मोटा बन जाएगा, हट्टा कट्टा बन जाएगा, ठीक है, तो क्या वो हमारी डेमोग्राफी डेमोग्राफी का हिस्सा होते हुए, ठीक है, क्या उसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं होगा। वो कुछ एक्टिविटी करेगा, नहीं करेगा। तो जब वो मिनिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए वो डैमेजिंग है। और वो डैमेज क्यों हुआ, डैमेज हुआ ड्यू टू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इकोनॉमिक रिसोर्स को यूटिलाइज करने की बात कर रहे थे तो हमने क्या किया, पॉलिटी के हर पॉलिसी के हर एक एंगल या एस्पेक्ट को स्टडी नहीं किया, ठीक है। तो इज इट ऑप्टिमल यूटिलाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगला क्या देखो, ह्यूमन रिसोर्स। अगला क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, समझो। हमारे देश की अच्छी बात यह है कि हम बिलीव करते हैं डाइवर्सिटी में, ठीक है, डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। यानी हमारे यहाँ क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। ये सिर्फ स्लोगन है या प्रैक्टिकल रियलिटी है, ये तो स्लोगन ही लगता है, अब तुम्हें पता नहीं क्या लगता है। स्लोगन ही है ना, क्या हमारे यहाँ कास्ट कास्ट डिवीजन नहीं है ना, यानी स्टिल कास्टेज प्रिवेल, कास्टेज प्रिवेल करता है हमारे यहाँ, काफ़ी डीप रूटेड है। क्लियर है, काफ़ी डीप रूटेड। आप सभी ने मूवी देखी होगी ना, आर्टिकल 15। कौन सा मूवी था, आर्टिकल 15, ये देखा था मूवी या नहीं देखा था, आर्टिकल 15।
हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब होता है कि लिंग के आधार पे भेदभाव करना। तो ऐसा मानते हैं ना कि पुरुष इज मोर सुपीरियर देन फीमेल। ओके, ये वैसे स्टीरियोटाइप है, गलत सोच है ना। और जो ट्रांसजेंडर को हम कुछ मानते ही नहीं है। क्लियर है? ओके, उसको हम बिल्कुल मानते हैं कि वो आउट ऑफ कम्युनिटी है। तो ये जो स्टीरियोटाइप है, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन को क्या कर रहा है, ह्यूमन को डिवाइड कर रहा है, या ह्यूमन का जो कैपेबिलिटी है उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन का जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने से हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? हमारे यहाँ क्या है, रिलीजियस इनटॉलरेंस, धार्मिक उन्माद। क्या है? धार्मिक उन्माद है। इनटॉलरेंस ये भी लगातार बढ़ रहा है। यदि ऐसा हम करेंगे, अपने यूथ को हम इस डायरेक्शन में जब हम डाइवर्ट करेंगे, ठीक है, तो ह्यूमन को हम रिसोर्स बना रहे हैं या वेस्ट बना रहे हैं? बताओ क्या कर रहे हैं? ह्यूमन को हम वेस्ट बना रहे हैं ना। क्लियर है? जब हम किसी मास को, अब देखो, अब जस्ट कंपेयर कर लो तुम जापान से, कंपेयर कर लो जापान से। सोसाइटी बहुत हद तक क्या है, होमोजेनिटी है। अब तुम उसकी बुराई करना शुरू कर दोगे, अरे वो तो होमोजेनिटी है, हम तो हेट्रोजेनिटी। ठीक है, तो आप में ये तो है, डाइवर्सिटी तो है, यूनिटी की कमी दिख रही है कहीं ना कहीं। ये तो लैग कर रहा है ना भाई, ये लैग कर रहा है। ठीक है, लैग कर रहा है। आई थिंक कास्टेज में वहाँ पे नहीं है, कास्टेज में वहाँ पे नहीं। कुछ हद तक सब जगह प्रिवेल करता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना हमारे यहाँ है। क्लियर है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अनफॉर्चुनेटली जापान में प्रिवेल करता है। ठीक है, ओके, बट इतना नहीं है। ओके, तो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है बट इतना नहीं है। ठीक है, इस स्केल पे नहीं है। और वहाँ पे एक ही रिलीजन है, बुद्धिज्म, है ना। बुद्धिज्म तो कर्मकांड वगैरह वो लोग कम करते हैं, कर्मकांड वगैरह ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं। धर्म धर्म इज नॉट, धर्म एक पर्सनल इशू है। क्लियर है? धर्म क्या है, पर्सनल इशू है। यानी इवन अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो क्या हमारी इकोनॉमी बेटर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ये सब कुछ एस्पेक्ट है, इसी एस्पेक्ट पर रिथिंक कीजिए, सोचिए, यही इकोनॉमिक्स होता है। ओके, तो चलिए, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, हम डायरेक्टली अब डेफिनेशन पे आते हैं। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स दो वर्ड से बना है, पहला वर्ड है ओकीस और दूसरा वर्ड है नोमोस। ओके, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। ओकीस का मतलब फैमिली होता है या हाउस होल्ड होता है या स्टेट होता है, और नोमोस का मतलब होता है कस्टम या लॉ। तो फैमिली हाउस होल्ड या फैमिली हाउस होल्ड या स्टेट मतलब प्रॉपर्टी होता है। ओके, उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, यानी हम अपने रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे। ओके, इसी स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड सो दैट मैनेजमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। कैसे? तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हाउस होल्ड का मतलब ये हुआ कि यदि हम माइक्रो इकोनॉमी को ठीक रखें, किसको ठीक रखेंगे, माइक्रो इकोनॉमी को। यदि हमारी माइक्रो इकोनॉमी यानी कि हाउस होल्ड की इकोनॉमी ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि नेशन की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो नेशन की इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी एट लार्ज स्केल, दैट इज मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी, तो मैक्रो इकोनॉमी का जो बेसिस है वो है माइक्रो इकोनॉमी, हाउस होल्ड की इकोनॉमी। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक फिलॉसफी? तो बेसिक फिलॉसफी ये है कि हमारे पास रिसोर्स क्या है, स्कार्स है, लिमिटेड रिसोर्स है। तो रिसोर्स को बहुत ही जुडिशियसली, समझदारी से और इक्विटेबल तरीके से यूटिलाइज करना, यानी कि रिसोर्स पे सभी का से हो, ना कि 1% जो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, उसके पास मैक्सिमम रिसोर्स हो, और जो मोर देन 99% पॉपुलेशन है वो क्या करे कि स्कार्स रिसोर्स के ऊपर रिलाई करे। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट किया गया है, ऐसा इकोनॉमी के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका दो एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट है कि रैशनल यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्स, और सेकंड है इंक्लूड इक्विटी। इक्विटी का मतलब सभी को, मतलब डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट से सभी को फायदा होना चाहिए, इकोनॉमी से सबको फायदा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब हमें ग्रो तो करना है, बट ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि हमें इकोलॉजी को डैमेज करना है। वी हैव टू आल्सो बैलेंस अवर इकोलॉजी। ओके, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स के लिए जो है, आप हमारा ऐप है सावित्री एडू हब, उस ऐप पर जाइएगा, वहाँ पर लिंक इसका दिया हुआ है। ओके, उस लिंक से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए।
तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अवॉइड मतलब इन्वायरमेंटल हार्म नहीं करना है, इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। और अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना, पेड़ को काटना नहीं है। और हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाना है। तो इसका रिमेडी क्या है? रिमेडी ये है कि हमें प्रमोट करना है एफॉरेस्टेशन को, पेड़ को लगाना है। इसके अलावा अलिविएट पॉवर्टी कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स, तो कैसे हम पॉवर्टी को दूर करेंगे? तो पॉवर्टी को दूर करने का एक ही तरीका, और तरीका क्या है कि रिच और पुअर के बीच जो बहुत बड़ा गैप होते जा रहा है, मतलब रिच और ज़्यादा रिच होते जा रहा है और पुअर और ज़्यादा पुअर होते जा रहा है, ठीक है। इस गैप को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। ये एक रिपोर्ट है, किसका रिपोर्ट है? ऑक्सफैम का रिपोर्ट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो आर्टिकल 39C है हमारा संविधान, उसके अंदर ये कहता है, ठीक है, कि हमें ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को बिल्ड नहीं करना है जो प्रमोट करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को, ठीक है। तो क्या करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट करेगा, ठीक है। यानी हमें क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है। लेकिन डेटा कुछ और कहता है। ये तो इकोनॉमिक ये तो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ठीक है। हमारे पॉलिटी में एक चैप्टर होता है पॉलिटी के अंदर, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। तो इसके अंदर जो आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल क्या करता है? वो आर्टिकल सिंपली गाइडलाइन होता है, और वो जो गाइडलाइन होता है उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब कि एक नैतिक जिम्मेदारी होती है हर एक सरकार के ऊपर, चाहे वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि वो क्या करे कि डीपीएसपी की गाइडलाइन को फॉलो करे। इसलिए इंडिया के अंदर कोई भी सरकार हो, ठीक है, हर एक सरकार क्या करती है? डीपीएसपी के पॉलिसी को फॉलो करने की कोशिश करती है। वैसे वो नॉन जस्टिसेबल है। ये क्या होता है आगे हम देखेंगे पॉलिटी वाले, ओके। तो आर्टिकल 39 से क्या कहता है कि हमें प्रमोट ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ावा नहीं देना है जो क्या करे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट करे, ठीक है। लेकिन देखिए डाटा क्या कहता है? डाटा कहता है कि रिचेस्ट 1% होल्ड मोर देन 4 टाइम वेल्थ हेल्ड बाई 953 मिलियन, मतलब ये कंट्री की जो 70% आबादी है, ठीक है, उसके पास जितना वेल्थ है उससे ज़्यादा वेल्थ, ठीक है, कंट्री की जो जितनी क्या है, देखो यहाँ पे कंट्री की 70% जो आबादी है, कितना अनफॉर्चुनेट है समझिए। ये पाई चार्ट है, ठीक है। कंट्री का 70% आबादी कितना हो जाएगा? लगभग 70% होगा ये, लगभग ये 70% होगा। इतनी आबादी का जो रिसोर्स है, वो किसके पास है? 1% पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है? मतलब इतना एरिया वालों ने जो, ठीक है, इतना ज़्यादा वेल्थ ऑक्यूपाई, समझ रहे हैं बात को? ये डिस्पैरिटी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इतना छोटा आबादी, ये तो हम बहुत बड़ा बना दिए, ठीक है। ये 2 या 3% बना दिए, 1% तो और छोटा होगा और नैरो होगा ये, ठीक है। क्लियर है? तो 1% की आबादी के पास इतने ज़्यादा रिसोर्स हैं, ठीक है, ओके। तो ये इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा, यदि ऐसा होगा तो गरीबी दूर नहीं हो पाएगा, ओके। तो द ग्रेट डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर, मैन, अच्छा इसके अलावा मैन और वीमेन, इसमें भी फर्क है। क्या फ़र्क है? मैन ओन 50% मोर वेल्थ देन वीमेन, ठीक है। मैन के पास वीमेन से 50% ज़्यादा वेल्थ है, ठीक है। 22 रिचेस्ट मैन हैव मोर वेल्थ देन ऑल द वीमेन इन अफ्रीका, मतलब पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर, ठीक है। 22 मैन के पास जितनी भी महिलाओं की संख्या है, उसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी सिर्फ 22 आदमी के पास है। समझ में आ रहा है? तो ये इनकम गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यदि ये इनकम गैप है तो इस केस में इकोनॉमी का जो मॉडल हमारा है वो मॉडल कहीं ना कहीं फ्लॉफुल है। मतलब इकोनॉमी के अंदर मॉडल में क्या है? फ्लॉ है। फ्लॉ मतलब कमियां हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो मॉडल है, इस तरह का मॉडल क्या करता है? वो प्रमोट नहीं करता है सस्टेनेबिलिटी को, वो प्रमोट नहीं करता है इक्विटी को, ओके। दैट्स वाई इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक मॉडल जो बनता है इसमें इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए, ओके। गुड। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन चीज़ें आती हैं। तो पहला चीज़ आता है प्रोडक्शन, कोई चीज़ को प्रोड्यूस करना,
फिर प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजम्पशन। ये 4 चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजम्पशन, PDTC। ई डी ई प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड और कंजम्पशन। तो कोई चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं, ओके, फिर हम क्या करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि रिसोर्स को मोबिलाइज करते हैं, ओके। फिर हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, और फिर जब हम व्यापार करते हैं लोग क्या करेंगे, सामान को खरीदेंगे, और खरीदने के बाद लोग क्या करेंगे, तो खरीद कंज्यूम करेंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है। किन चीज़ों को? ETDCGS, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स मतलब वस्तु, वस्तु या सामान, और सर्विस का मतलब सेवा। सेवा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी क्या कर रहा हूँ कि किसी स्टूडियो के अंदर बैठकर क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड करने का मतलब क्लास को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो वीडियो है ये या तो यूट्यूब पे जाएगा या ऐप पे जाएगा, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके, ये फेसबुक पे जाएगा वगैरह वगैरह। तो इन चैनल से सर्विस क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फिर आप सर्विस को परचेज करेंगे, ओके। जब सर्विस को आप परचेज करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेड हो गया, ओके। सर्विस को परचेज करने के बाद लेक्चर को ध्यान से आप सुनेंगे तो आप सर्विस को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ओके। तो इट इज ऑल्सो एन टाइप ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। क्लियर है? तो इकोनॉमी में क्या होता है, PDTCGS, मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कंजम्पशन। किसका? GS का। GS मतलब गुड्स, एंड S मतलब सर्विस, ओके, सर्विस। तो इकोनॉमी के अंदर क्या था कि इकोनॉमी का डोमेन धीरे धीरे ब्रॉड हुआ है, ठीक है। इकोनॉमी का डोमेन पहले क्या था कि सिंपली पैसा कमाना, पैसा आप किसी तरीके से आप कमा लीजिए, ठीक है। तरीका मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि पैसा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले इकोनॉमिक्स का फोकस था, ओके। इकोनॉमिक्स में कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक्स में क्या है, 2 तरह का अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। इकोनॉमिक्स के अंदर भी 2 तरह का अप्रोच है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में 2 तरह का अप्रोच है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल या क्लासिकल अप्रोच। कोई चीज़ क्लासिकल है इसका मतलब ट्रेडिशनल। सेकेंड जो अप्रोच है वो मॉडर्न अप्रोच है। सेकेंड है मॉडर्न अप्रोच, ओके। ये हर एक सब्जेक्ट का होता है, नॉट ओनली डिसिप्लिन, हर एक डिसिप्लिन का 2 एस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो एक होता है क्लासिकल अप्रोच और एक होता है कैसा अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। तो क्लासिकल अप्रोच क्या कहता है, पैसा कमाना, पैसा कमाना ही इकोनॉमिक्स है। तो क्लासिकल अप्रोच कहता है कि ओनली टास्क ऑफ इकोनॉमिक्स इज वेल्थ जनरेशन। वेल्थ जनरेशन। एक टर्म होता है मींस एंड एंड। क्या होता है? मींस एंड। मींस मतलब काम करने का तरीका, और एंड मतलब उसका रिजल्ट क्या है। मींस क्या है, मेथड है, ठीक है। एंड क्या है, मेथड का आउटकम क्या होगा, का मतलब मेथड का आउटकम क्या है, इसको एंड बोलते हैं। मींस और एंड, समझ में आ रहा है जी, मींस और एंड। तो इकोनॉमिक्स में आप वट एवर मीन्स यू फॉलो, तुम चोरी कर लो पैसा कमा लो, ठीक है। तुमको जितना भी उल्टा पुल्टा काम करना है, खुराफात करना है, करो, ठीक है। पर तुमने पैसा कमा लिया, दैट इज योर क्लासिकल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स। बट मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? मॉडर्न अप्रोच कहता है कि नहीं नहीं, ये अप्रोच गलत है, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ खाली करना है जैसे भी करो। ये अप्रोच कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बोलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि अर्निंग मनी बाय एनी मीन्स। ये क्या कहता है? नो नो, इट इज फॉल्स कॉन्सेप्ट। क्या कहता है कि नो नो, इट इज फॉल्स कॉन्सेप्ट। रियल कॉन्सेप्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
तो भले ही आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग सेटिस्फाई नहीं है। ये आपके ग्रोथ के कारण क्या हो रहा है कि लोगों का जो लाइफ है बेटर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमी का मॉडल है कहीं ना कहीं अच्छा मॉडल नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लोगों में डिसबर्स हो रहा है, मतलब लोगों को उससे फायदा हो रहा है, ठीक है। तो जब लोगों को उससे फायदा हो रहा है दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आप डेवलपमेंट ऐसे कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट में जो दो एस्पेक्ट था, पहला एस्पेक्ट क्या था, इक्विटी, और सेकेंड एस्पेक्ट क्या था, सस्टेनेबिलिटी। तो जब दोनों एस्पेक्ट आपका एड्रेस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका इकोनॉमिक्स का मॉडल क्या है, जस्टिफाइड है, राइट मॉडल है आपका, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बी इम्प्रूव्ड, मतलब आपको अंदर से हैप्पीनेस होना चाहिए। तो क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्ड। ये है मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। क्लियर है? तो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल अमर्त्य, डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है। जोसेफ स्टेगली, जिसमें नाम आगे आएगा, जिसमें आपको स्ट्रेंज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अमर्त्य सेन सर को तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। पर्सनली मैं नहीं जानता यार, ठीक है, आप इन्हें पर्सनली जानते होंगे। बट ही इज रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। ओके, तो ये फोकस करते हैं किसके ऊपर, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर। अभी हाल में अभिजीत बनर्जी जी को अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज मिला है। की जो वाइफ है इस्टर डफलो, उनको भी मिला है नोबेल प्राइज। तो ये सब क्या है, दे ऑल आर पिलर्स ऑफ विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि ग्रोथ इज इमेटेरियल अनटिल एंड अनलेस ग्रोथ इज नॉट, क्या कहते हैं, नॉट मेकिंग पीपल्स लाइफ मीनिंगफुल। ओके, तो ग्रोथ, तो वो जो ग्रोथ है दैट इज नॉट काउंटेड इन इकोनॉमी। तो पहले क्या था, पहले कौन सा डोमेन क्या था, ग्रोथ। अभी कौन सा डोमेन क्या है कि ग्रोथ विथ इम्प्रोवाइजेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब मुझे एक बात बताओ, अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने चाइना, सॉरी, जापान को रिप्लेस कर दिया था, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। ये सब आप सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि जापान का मॉडल और इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल, दोनों में बेस्ट मॉडल कौन सा है? अब इसी बता दोगे ना कि जापान का मॉडल का फार फार बेटर है, क्योंकि जापान में रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, वहाँ पॉवर्टी काफ़ी कम है, और पीपल्स लाइफ सर, मतलब वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल, पीपल का लाइफ भी काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल लाइफ है, एंड पीपल हैव इंटरनल हैप्पीनेस। ओके। बट इंडिया में क्या है कि चलो ठीक है, हमने जापान को रिप्लेस किया था, वो भी कुछ समय के लिए किया था, ओके, तो रिप्लेस तो हमने कर दिया जापान को, लेकिन अभी भी यहाँ पे पीपल का लाइफ उतना अच्छा नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा लो है। हमारा जो हेल्थ फैसिलिटी और ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेटर नहीं है, हमारा जो क्या कहते हैं एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेटर नहीं है, ठीक है। जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम काम नहीं करेंगे अपने एजुकेशनल मॉडल के ऊपर, जब तक हम काम नहीं करेंगे पॉवर्टी के रिड्रेसल के ऊपर, जब तक हम काम नहीं करेंगे सस्टेनेबल एस्पेक्ट के ऊपर, ओके, तब तक हमारा इकोनॉमी जो है, ओके ओके, उसका अप्रोच मॉडर्न अप्रोच नहीं होगा। तो स्टिल वी आर फॉलोइंग विच काइंड ऑफ अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच, ओके, क्लासिकल अप्रोच, स्टिल वी आर फॉलोइंग क्लासिकल अप्रोच, ओके। तो इकोनॉमी से पहले क्या था, इकोनॉमी से पहले ये था कि इनिशियल फोकस था वेल्थ क्रिएशन, बट नाउ फोकस शिफ्टेड टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वेलफेयर का मतलब क्या होता है, वेलफेयर का मतलब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स होता है, जबकि वेल्थ का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी वो क्वालिटेटिव है, सॉरी क्वांटिटेटिव है, और ये क्या है, वेलफेयर क्या है, क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो नाउ आवर फोकस इज शिफ्टेड फ्रॉम क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव। कहाँ से फोकस हो रहा है शिफ्ट हमारा, हमारा शिफ्ट हो रहा है फोकस क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव। कहाँ से, क्वांटिटेटिव पहले था जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्वांटिटेटिव क्लासिकल अप्रोच है, नाउ अप्रोच शिफ्टिंग टू क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। इकोनॉमिक्स के अंदर मेन चैलेंज होता है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें आ, किसी एक रिसोर्स पे कॉम्प्रोमाइज करके अदर रिसोर्स को प्रोवाइड करना पड़ता है, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ होना, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ओके। तो ट्रेड ऑफ ये है कि हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स है, ओके, जबकि कंजम्पशन हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे, ओके, कैसे हम डिफरेंट गोल के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, ये इकोनॉमिक्स में एज अ पॉलिसी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मेन चैलेंज होता है, okay?
जैसे जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो महंगाई क्या होगा, बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पुअर के ऊपर, गरीब के ऊपर, जो मार्जिनलाइज्ड है उसके ऊपर पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करता है, फिर आरबीआई फिर इंटरवेंशन करता है, और इंटरवेंशन के द्वारा क्या करता है, महंगाई को कम करता है। कैसे कम करता है समझो, ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ है ना। व्हाट इज ट्रेड ऑफ? ट्रेड ऑफ का मतलब, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा जब मार्केट में क्या होगा, महंगाई होगा, इन्फ्लेशन होगा। बट इन्फ्लेशन का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कौन इफेक्ट होगा, पर और कौन इफेक्ट होगा, मार्जिनलाइज्ड। ये क्या होगा, इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। तो आरबीआई क्या करता है, एक पॉलिसी रेट होता है जिसको बोलते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। अभी आप मोटा मोटी ये समझिए कि पॉलिसी रेट होता है, ये कौन सा रेट, पॉलिसी रेट। आरबीआई पॉलिसी रेट के द्वारा जो है इन्फ्लेशन को कम करता है, महंगाई कम करता है। जब इन्फ्लेशन कम करेगा तो ग्रोथ क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा ना। ग्रोथ क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा। इसी को बोलते हैं ट्रेड ऑफ, मतलब कि एक के बेटरमेंट के लिए अदर को नुकसान पहुंचाना, हल्का सा नुकसान पहुंचाना, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एज अ पॉलिसी मेकर, इकोनॉमिक। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो बेसिक फिलोसफी था इकोनॉमिक्स का। तो वैसे इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है, इकोनॉमिक्स के जो फादर है, ओके, इनका नाम है एडम स्मिथ। लेकिन इन कारण बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया था, आपको पता है। अमेरिका में रिसेशन आ गया था, ग्रेट रिसेशन 1929 में, ठीक है। तो अमेरिका में जो ग्रेट रिसेशन आया था उसके पीछे जो प्रोमिनेंट फिगर है वो कौन है, एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ। देखिए समझिए जरा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं इनको। इनका जो इकोनॉमिक मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन, ये प्रमोट करता है लेसाज फेयर स्टेट। ये टर्म भी पूछता है, लेसाज फेयर क्या हो। तो लेसाज फेयर स्टेट को प्रमोट करता है इनका जो इकोनॉमिक मॉडल है। लेसाज फेयर का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वहाँ पे क्या कहते हैं, सरकार का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होगा। यानी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर परफॉर्म बाय होम, प्राइवेट सेक्टर। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझने की आवश्यकता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। वैसे ये डिफरेंस भी ट्रेडिशनल है, क्लासिकल अप्रोच है, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर जो है सिर्फ फायदे के लिए काम नहीं करता बल्कि वेलफेयर भी करता है। बट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये था कि जो पब्लिक सेक्टर होगा वो सिर्फ 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 और सिर्फ वेलफेयर करेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वेलफेयर करेगा। क्लियर है। तो आप इलाज करवाने के लिए सरकारी अस्पताल में जाइए और इलाज करवाने के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाइए, दोनों में महंगा कौन सा होगा, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल। नोच के खा जाना है प्राइवेट अस्पताल को, है ना। मतलब आपको नहीं खा जाना, वो आपको खा जाएंगे। क्लियर है। ये जो प्राइवेट स्कूल वाले होते क्या करते हैं, नोच के खा जाते हैं और अच्छा स्कूल वाले भी, हम सॉरी, ठीक है। ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं और प्राइवेट अस्पताल वाले हैं, दोनों क्या करते हैं, नोच के खा जाते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट। दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। वैसे अच्छी बात नहीं है कि अच्छी बात है, बताओ जी। दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। जो प्राइवेट है दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, और पब्लिक इज कैसा होता है, पब्लिक का काम सिर्फ वेलफेयर होता है। क्लियर है। बट अब क्या है, अब कौन ये क्लासिकल अप्रोच था, कैसा कॉन्सेप्ट था, क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। बट अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ठीक है। आज के डेट में देखो कि देर आर मेनी गवर्नमेंट कंपनीज हु आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट।
यानी अब जो है पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों का अप्रोच कैसा है, तो दोनों का अप्रोच है हाइब्रिड अप्रोच। कैसा अप्रोच? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि कुछ डोमेन में वो काम कर रहा है वेलफेयर के लिए, और कुछ डोमेन में वो काम कर रहा है प्रॉफिट के लिए। जैसे इन्फोसिस, इन्फोसिस का नाम सुना है आपने? तो इन्फोसिस आईटी कंपनी है, बट इन्फोसिस की जो सुधा मूर्ति जी हैं, ठीक है, वो बहुत सारा वेलफेयर एक्टिविटी करती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर, बट प्राइवेट सेक्टर इज वर्किंग फॉर वेलफेयर एक्टिविटी। आपने नाम सुना होगा टाटा कंपनी का। तो टाटा कंपनी क्या करता है, मैं अदानी का नाम नहीं लूंगा जो कि पता है आपको, तो अदानी रिलायंस से कुछ भी काम नहीं करते जहाँ तक मुझे जानकारी है, ठीक है। ये काम करते होंगे तो उनका काम भी सोई होता होगा, बट टाटा एक रिस्पेक्टेबल कंपनी कंपनी है। तो टाटा हो गया आपका, इसके अलावा सुधा मूर्ति जी इन्फोसिस की जो है, ठीक है। तो ये लोग वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं। इवन जो क्या नाम है, एक बहुत अच्छी कंपनी है विप्रो, विप्रो जो ऑल्सो वर्किंग फॉर वेलफेयर। तो विप्रो क्या करता है, विप्रो डील करता है आईटी सेक्टर के अंदर, तो वहाँ पर वो काम करता है प्रॉफिट एस्पेक्ट के तौर पे, वहाँ पे प्रॉफिट का काम करता है। बट एनजीओ में जब वो काम करता है, जब वो स्कूल कॉलेज को डोनेट करता है, तो इस केस में वो कैसे काम करता है, इस केस में वो काम करता है वेलफेयर के लिए। क्लियर है? इवन जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारा ऐसा पॉलिसी है, ठीक है, जो पीपल फ्रेंडली होता है। बट स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारा ऐसा ही पॉलिसी है जो बिल्कुल बिजनेस ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो ये वैसे पुराना कॉन्सेप्ट था कि पब्लिक इज वर्किंग फॉर वेलफेयर एंड प्राइवेट इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट, ओके। बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं पुराना कॉन्सेप्ट ही है, ओके। तो जब लिसाज फेयर थ्योरी आई होगी, या जब एडम स्मिथ आए होंगे, उस समय क्या मानना था? उस समय मानना ये था कि प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ मोटिव है प्रॉफिट कमाना बाय एनी मीन्स, है ना। ये हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स के अंदर, ग्रोथ का पर्पस, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो ग्रोथ का अल्टीमेट मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को गेन करना बाय एनी मीन्स, वट एवर बी द मीन्स, इफ यू आर गेनिंग प्रॉफिट, ओके, इट इज इकोनॉमिक्स। इवन मीन्स इज मोरल बट यू आर नॉट गेनिंग, इट इज नॉट इकोनॉमिक्स। ये क्या था, ये कैसा अप्रोच था? ट्रेडिशनल अप्रोच था। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? नो 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 नो, ग्रोथ गेन इज नथिंग, ठीक है, रियल गेन इज, ठीक है, गेन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिज्म, कि ह्यूमन जो है वो कितना ग्रेटिफाई है, ह्यूमन कितना सेटिस्फाई है। यदि ह्यूमन सेटिस्फाई, उसको लगता है कि पैसा कमाना बड़ी चीज़ नहीं है, सॉरी मतलब पैसा कमाना ही वेल्थ नहीं है ओके, और वो बिना पैसे का सेटिस्फाई है, हैप्पी है, तो वो इकोनॉमिक्स है। वो क्या है? इकोनॉमिक्स। आप एसी में बैठे हुए हैं, ठीक है, बट आप अंदर से खुश नहीं है, कि आपके ऊपर क्या है कि लाखों करोड़ों का कर्जा है, आप ओवर स्ट्रेस्ड है, इट इज नॉट इकोनॉमिक्स, ओके, इन मॉडर्न सेंस। बट इन ट्रेडिशनल सेंस इट वाज इकोनॉमिक्स। एक ठेला वाला धूप में बैठा हुआ है और उसके ऊपर दिमाग, उसके ऊपर कुछ कर्ज नहीं है और दिमाग से काफ़ी फ्री है वो, ठीक है, एंड ही इज फीलिंग, ही इज हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, दैट इज इकोनॉमिक्स। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनली क्या है, वो इकोनॉमिक्स नहीं है। ट्रेडिशनली क्या है, वो गरीब है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, क्लासिकल अप्रोच क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। खैर, तो एडम स्मिथ ने ये बोला है कि आप डिमांड सप्लाई पे बेस्ड इनका इकोनॉमिक्स है, इनका जो इकोनॉमिक्स है दैट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई बेस्ड इकोनॉमी विथ इनविजिबल हैंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी विद कौन सा हैंड? इनविजिबल हैंड। ये क्या समझो जरा इस चीज, विजिबल हैंड। तो इन्होंने बोला कि आप इकोनॉमी के अंदर सिर्फ सप्लाई कीजिए, ठीक है, सप्लाई करते जाइए, डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। डिमांड भी क्या होगा, सेचुरेट हो जाएगा ना। डिमांड भी क्या होगा, एक टाइम के बाद सेचुरेट हो जाएगा। इन्होंने बोला क्या है कि आप इकोनॉमी के अंदर डिमांड को जनरेट करें, ठीक है, मतलब खूब सप्लाई करें आप इकोनॉमी में सप्लाई करते जाइए, डिमांड क्या होगा, डिमांड ऑटो जनरेट होगा। और इसको जनरेट कौन करेगा? मुझे नहीं पता कौन जनरेट करेगा, किसी को नहीं पता। तो जो जनरेट करेगा, इन्होंने उसका अदृश्य नाम दे दिया, ठीक है। एक अदृश्य शक्ति है जिसका नाम है इनविजिबल हैंड। क्या नाम है इसका? इनविजिबल हैंड। ये अदृश्य शक्ति है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने ऑटोमेटिकली डिमांड को जनरेट कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ, ओके ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। तो जब ऐसा नहीं हो पाया तो 1929 में क्या हो गया, ये इनविजिबल हैंड गायब हो गया। तो जो ग्रेट रिसेशन या डिप्रेशन आया था, डिप्रेशन मतलब ये होता है, एक होता है रिसेशन। क्या होता है रिसेशन? रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी का स्लो डाउन होना, मतलब कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड है लेकिन डिमांड पहले जैसा नहीं है, पहले से डिमांड
कम हो रहा है, ठीक है। डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो एक बहुत फेमस कहावत है कि जब इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब हमारे बगल वाले का जॉब चला गया, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब उसका तो जॉब चला ही गया और साथ साथ मेरा भी जॉब चला गया, दैट इज इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो इस तरह का सिचुएशन आ गया 1929 में, ठीक है। ड्यू टू होम, तो ड्यू टू पॉलिसी ऑफ एडम स्मिथ हु इज फादर ऑफ इकोनॉमी। ओके, इसको सुधार करने के लिए एक और थिंकर आते हैं, उनका नाम है जेएम केन्स। क्या नाम है? जेएम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स। ये कहते हैं कि देखो, ये जो भूत का कॉन्सेप्ट है, भूत इनविजिबल हैंड, ऐसा कोई इनविजिबल हैंड नहीं होता, ठीक है। आ रहा समझ में? इन्होंने बोला कि नॉर्मल टाइम में जो है एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके आधार पे इकोनॉमिक्स चलनी चाहिए, डिमांड सप्लाई के ऊपर। लेकिन देखो, नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन, यहाँ पर आप सप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब सप्लाई कीजिए, खूब डिमांड जनरेट हो, खूब डिमांड जनरेट हो। लेकिन यहाँ पे कोई इनविजिबल हैंड नहीं है, जो कि अनसाइंटिफिक हो गया ना ये। तो इनविजिबल हैंड मतलब कोई भूत है ना। भूत प्रेत में बिलीव करते हैं आप कि नहीं करते हैं? जो चीज़ दिखता है वही तो साइंस होता है, जो चीज़ दिखता है साइंस थोड़े होता है। ओके, तो जो ट्रांजिएंट नहीं है वो साइंस नहीं है ना। क्लियर है? जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है वो साइंस नहीं है। तो कोई इनविजिबल हैंड नहीं है, ठीक है। इस समय क्या था? इस समय था कि आप सप्लाई कीजिए, डिमांड जनरेट होगा। लेकिन सिचुएशन हो गया अब नॉर्मल। सिचुएशन क्या हो गया? नॉर्मल। क्लियर है? सिचुएशन क्या हो गया अब? नॉर्मल। गुड। अब देखो, जैसे कोविड 19 आया था, आप लोग सभी को याद होगा। जब कोविड 19 आया तो कोविड 19 में बाजार में आ गया लॉकडाउन। क्लियर है? तो जब बाजार में लॉकडाउन, तो बाजार तो खुलेगा नहीं, बट फिर भी हम सप्लाई करते जा रहे हैं, तो बाजार चलेगा हमारा, सब हमारा सामान सेल हो पाएगा? नहीं सेल हो पाएगा। क्लियर है? लेकिन जब कोविड 19 आया तो उसमें दो सामान था, एक मेडिसिन था और एक फूड। फूड तो बहुत ज़रूरी है, तो इसकी सप्लाई तो कभी बंद नहीं होगी, फूड और मेडिसिन की सप्लाई कभी बंद नहीं होगी, तो इसका डिमांड हमेशा रहेगा, भले लॉकडाउन हो या नहीं हो। क्लियर है? तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने फूड पे छूट दिया, लेकिन फूड पे भी छूट दिया एक लिमिटेड टाइम के लिए। सब्जी इतने टाइम पे मिलेगा, इतने टाइम पे नहीं मिलेगा। अब क्या होगा कि अब जो स्टॉक में सामान लाएगा, मतलब अब जो डिमांड जनरेट किया जाएगा वो क्या होगा? वो कस्टमर के पहले साइकोलॉजी को रीड किया जाएगा, कस्टमर का डिमांड कितना है, कितना कस्टमर विजिट करता है, कितना कस्टमर आता है। ओके, और उस साइकोलॉजी के अनुसार हम क्या करेंगे? डिमांड को सप्लाई करेंगे हम। अदरवाइज सप्लाई जब एक लिमिट से ज़्यादा कर देंगे तो इस केस में क्या होगा? हमारा सामान वेस्ट हो जाएगा पूरा। कोई होटल वाला है, ठीक है, और वो क्या मान लो सब पर डे जो है 500 किलो बिरयानी बेचता है। क्लियर है? अब लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन आ गया तो ठीक है, उसको पता है कि लॉकडाउन में जो है दुकान तो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिरयानी हम बेच सकते हैं, क्योंकि बिरयानी फूड आइटम है। मान लो कुछ देर के लिए कि सरकार ने क्या किया कि होटल पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया, बोला कोई बात नहीं, होटल ओपन रहेगा। ओके, होटल तो ओपन रहेगा, लेकिन होटल में डिमांड तो कम हो जाएगा ना। लोगों को डर है कि भाई जाएंगे तो क्या कहते हैं, मतलब कोविड हमारे अंदर भी स्प्रेड हो सकता है। क्लियर है? तो इन कारणों से डिमांड क्या होगा? कम होगा, तो होटल वाला क्या करेगा? प्रोडक्शन को, सप्लाई को कम कर देगा। क्लियर है? ये एडम स्मिथ की थ्योरी पे रिलाई करेगा कि नहीं नहीं, सप्लाई उतना ही रखो भाई, ये सप्लाई इवन और बढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, आर्टिफिशियली जनरेट होगा। ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जब लॉकडाउन आ गया, जैसे मान लो अभी सब, चलो लॉकडाउन को छोड़ दो, अभी जो वर्तमान सिचुएशन, अभी सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन ये है कि कहीं ना कहीं गैस का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सरकार बोल रही है और सरकार ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम प्रिवेल कर रहा है उससे सबसे ज़्यादा कौन अफेक्टेड होगा? जो होटल वाला सेक्टर है वो ज़्यादा अफेक्टेड होगा। क्लियर है? तो होटल में क्या हुआ? कॉस्ट को बढ़ा दिया गया। आपने देखा होगा, पहले मैं कल चाय पीने गया था, तो जहाँ पर चाय पहले 10 की मिलती थी, आज कल वो कल वहाँ 30 का चाय मैंने पिया। ठीक है, तो 30 का चाय क्यों पिया? तो मैंने पूछा भैया कि तुमने प्राइस क्यों 20 रुपये बढ़ा दिया इसका? तो उसका रीजन वही था, वैसे मुझे पहले पता होता तो मैं चाय नहीं पीता वहाँ पे, है ना। तो उसने बताया कि गैस का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इन कारणों से जो है हम उसका चाय का कॉस्ट बढ़ा दिए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि चाय 30 रुपये का मिलेगा तो मैं बुद्धि लगाऊंगा ना। मैं स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का हूँ, तो मैं बुद्धि लगाऊंगा भाई 30 रुपये का मैं क्या क्या क्यों ना बाजार से चाय पत्ती ले आऊँ और खुद से अपने घर में चाय बना लूँ। क्लियर है?
तो अब क्या होगा, अब जो है यदि वो चाय का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, चाय का सप्लाई ज़्यादा करेगा, ओके, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है मतलब बहुत सारा चाय वेस्ट हो जाएगा। तो जो इनपुट उसने लगाया वो इनपुट कहीं ना कहीं उसका वेस्ट हो गया। आ रहा समझ में? अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ, मान लो कि जॉब चला गया बहुत लोगों का, ठीक है। जब लोगों का जॉब चला गया तो लोग क्या करेंगे, जो पहले 30 का चाय पी रहे थे, ठीक है, वो 30 का चाय पियेंगे? नहीं पियेंगे ना। तो दुकान वाले ने क्या किया, चाय का कॉस्ट घटा के 20 कर दिया, ठीक है। तो 20 क्या, चलो थोड़ा कस्टमर अट्रैक्ट होगा, लेकिन लोगों के पास पैसा है नहीं, तो कैसे इकोनॉमी को ट्रैक पे लाया जाए, ठीक है। तो इस केस में सरकार क्या करती है, सरकार इंटरफेयर करती है। कैसे इंटरफेयर करती है? तो आपको याद होगा जब कोरोना वायरस आया था तो सरकार ने क्या किया था, सरकार ने फूड को, जो पीडीएस सिस्टम है, का दायरा बढ़ाया था, एक्सपेंड किया था। जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको कुछ पैसा मिल रहा था, 1000 या ऐसे कुछ पैसा मिल रहा था। इतना पर मंथ मिलता था, 1000 रुपये पर मंथ, इतना पैसा मिल रहा था। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारा ऐसा स्कीम चलाया ताकि लोकल लेवल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो ये जो सरकार के द्वारा इंटरवेंशन किया जाता है, इस इंटरवेंशन से लोगों के हाथ में पैसा आता है, और जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग क्या करेगा, उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करेगा। क्लियर है? तो जब खर्च करेगा तो इकोनॉमी, जहाँ पे खर्च नहीं हो रहा था, मतलब इकोनॉमी जो रन नहीं कर रहा था, अब वहाँ पे इकोनॉमी क्या होगा, वहाँ पे इकोनॉमी रन करने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? फिस्कल। ये सब टर्म से घबराइएगा मत, आगे हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी, ये सब टर्म आगे, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, सुटेबल इंटरफेरेंस, सुटेबल इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट टू रन द इकोनॉमी, रन, गलती से रम लिखा गया, इसको रम मत समझ, ठीक है। रन द इकोनॉमी, वैसे बिहार में रम नहीं मिलता है, ठीक है, और एक ड्राई स्टेट है। रन द इकोनॉमी को बोलते हैं फिस्कल स्टिमुली। क्या बोलते हैं इसको? फिस्कल पैकेज। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? तो एडम स्मिथ की इकोनॉमी ये बोलती है कि सरकार को कोई फिस्कल स्टिमुली पैकेज अनाउंस नहीं करना चाहिए। जेएम जेएम केन्स क्या बोलते हैं, जेएम केन्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, जब इकोनॉमी आपका ट्रैक पे नहीं रहेगा तो इकोनॉमी को सही ट्रैक पे लाने के लिए सरकार के द्वारा सुटेबल इंटरवेंशन आवश्यक है। और सरकार क्या करेगा, सरकार टैक्स में छूट दे देगा, ठीक है। जब टैक्स में छूट दे देगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, ठीक है, यानी कि जो जो बाजार में जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो जाएगा, सामान सस्ता हो जाएगा, ठीक है। सरकार क्या करेगा, सरकार जो है इंसेंटिव देगा ऐसी कंपनी को जो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, ठीक है। और सरकार ऐसा ऐसा सोशल सेक्टर स्कीम लेकर आएगा जिसके तहत लोगों के पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा ताकि लोग मार्केट में जाकर पैसे को खर्च करे और इकोनॉमी को ट्रैक पर वापस लाया जा सके। इसको बोलते हैं फिस्कल स्टिमुली पैकेज। क्लियर है? फिस्कल स्टिमुली पैकेज यही यहाँ पे लिखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। एडम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने एक किताब लिखी थी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है किताब प्रीलिम्स में। इस किताब का नाम था इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इस किताब को हम वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं, और ये किताब डिफाइन करता है साइंस ऑफ वेल्थ को। और साइंस ऑफ वेल्थ वही था कि आप मार्केट में सप्लाई करते जाइए, इनविजिबल हैंड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिमांड को जनरेट करेगा, ठीक है। तो साइंस रिलेटिंग टू लॉ ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज, मतलब पीडीई या पेड, पीडी पेड, मतलब कि साइंस जो संबंधित किससे, प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्सचेंज से। इट इज बेस्ड ऑन लेसाज फेयर पॉलिसी। तो इट क्रिएटेड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये बिलीव करता है जीडीपी में, जीडीपी का मतलब ये होता है एक इकोनॉमी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, एक इकोनॉमी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनल मार्केट वैल्यू होता है किसी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड का, ओके, ऑल गुड्स एंड सर्विस, किसी नहीं, ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड का, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। दोबारा समझिए क्या होता है। तो विद इन वन फाइनेंशियल ईयर द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ all goods and services produced in an economy, okay, that is called GDP, gross domestic production। समझ में आ रहा है? वैसे आगे हम ब्रीफ में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। तो लेसाज फेयर पॉलिसी क्या होता है? लेसाज फेयर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अलाउड टू डू, और ये कहता है कि मिनिमम और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस अफेयर। इसका मतलब ये हुआ
कि सरकार क्या करेगा, सरकार जो है आर्थिक नीति के मामले में ओके कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्लियर है? यानी कि आर्थिक नीति जो है उसको कौन चलाएगा, उसको चलाएगा बिजनेस पर्सन। क्लियर है? लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार इंटरवेंशन करती है। ओके, तो 1991 से पहले जो हमारे यहाँ इकोनॉमी था उसको बोलते थे प्लान्ड इकोनॉमी, लेकिन 1991 के बाद की जो इकोनॉमी है, क्योंकि 1991 में हमारे यहाँ एक पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी को बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म। अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब हम प्लानिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी आप मोटा मोटी ये समझिए कि एलपीजी रिफॉर्म एक तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म है। क्या है ये? आर्थिक सुधार है। ठीक है, आर्थिक सुधार की नीति है। ये 1991 में आई थी। तो 1991 के बाद हमारी जो पॉलिसी है लगभग लेसाज फेयर मॉडल पे ही हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, बट 1991 से पहले क्या था कि हम लोग काम करते थे किसके ऊपर? प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर। तो जो प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल होता है वहाँ पर क्या होता है कि इकोनॉमी का जितना भी एक्टिविटी होता है, मैक्सिमम एक्टिविटीज डन बाई गवर्नमेंट। क्लियर है? तो आपको याद होगा कि 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आया था, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो 1951 से लेकर 1991 के बीच में मैक्सिमम जो काम हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ये मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उसका निर्माण किया गया है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपने गेल का नाम सुना होगा, सेल का नाम सुना होगा, भेल का नाम सुना होगा, एनटीपीसी का नाम सुना होगा, एनएचपीसी का नाम सुना होगा। तो ये सारी मैक्सिमम कंपनियां क्या 91 के पहले आई है। आ रहा समझ में? तो 91 के बाद क्या हुआ कि चूंकि ये कंपनियां अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी, तो या तो इनको बंद कर दिया गया या इनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, या इनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया कि आप आइए और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लेसाज फेयर। गुड, समझ में मेरी बातें आ रही है या नहीं आ रही है? तो लेसाज फेयर का कंसर्न क्या है कि इट फेवर द एडवांटेज सेक्शन। देखो, जो लेसाज फेयर पॉलिसी होगा तो उसका फायदा क्या होगा? तो लेसाज फेयर का पॉलिसी का फायदा ये होगा, ठीक है, कि जहां पर ग्रोथ है वहीं पे ग्रोथ होगा। जैसे आप यहाँ पे मैप को आप देख लीजिए। ठीक है, अब इस मैप को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो ज़्यादा डार्क ग्रीन है वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे जैसे ग्रीन कलर फेड होते जा रहा है वहाँ पे ग्रोथ क्या है, कम होते जा रहा है। ठीक है, अब इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, इसका टेरेन, इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा है, पहाड़ी स्ट्रक्चर है। तो पहाड़ी स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे टोपोग्राफी जो होता है, मतलब कि ज़मीन की जो बनावट होती है वो इस तरह की होती है। जैसे यहाँ पर क्या है, कच्चा हिमालय है, पक्का हिमालय नहीं है। जो वेस्ट वाला है, वेस्ट वो पक्का हिमालय है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर फ्रिक्वेंटली लैंडस्लाइड वगैरह होते रहता है। क्लियर है? यहाँ पे नदियाँ बहुत ज़्यादा है। ओके, और यहाँ का पहाड़ इतना कठोर भी नहीं है, कच्चा पहाड़ है। ठीक है, तो इन कारणों से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेवलपमेंट की संभावना कम हो पाती है। तो डेवलपमेंट कम होने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, टोपोग्राफिकल बैरियर है। पहला रीजन ये है। सेकेंड है चिकन नेक कॉरिडोर यहाँ पर है। अभी इसको लेकर चाइना से बराबर हमारा विवाद होते रहता है। ठीक है, तो ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है ये इंडिया को कनेक्ट करता है। तो इंडिया को जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट किया जाता है, इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा पुअर है। इन कारणों से इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ का जीडीपी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब जीडीपी का मेन नुकसान ये होता है कि ऐसा स्टेट जहाँ पर एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, ओके, वहाँ पर बिजनेसमैन क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और जहाँ पर एडवांटेज कम है वहाँ पर बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। अब इसका 3-4 एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूँ, इसको समझिए जरा आप। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट कम क्यों है, तो उसके पीछे रीजन यही है। बट वही देखिए बंगाल, तो बंगाल में इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और बंगाल का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल है और क्या कहते हैं उसको, ओशन के सामने में है। ओके, जब ओशन के सामने होगा तो क्या होगा, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा। जब कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा तो इस केस में क्या होगा, बिजनेसमैन यहाँ पे, बिजनेसमैन को लग रहा है कि ये जो क्लाइमेट है फेवरेबल है, तो यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करेगा। लेकिन जैसे बंगाल से थोड़ा अंदर बिहार में जाते हैं, तो बिहार में चलो थोड़ा ठीक भी है, मतलब थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन थोड़ा बेटर हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे तो कंडीशन और ख़राब है। छत्तीसगढ़ में कंडीशन और ख़राब है। उड़ीसा में कंडीशन और ख़राब है। ठीक है, आ रहा समझ में? अब ये जो 3-4 स्टेट है, बिहार, यूपी पहले से बहुत बेटर किया है। ठीक है, तो बिहार हो गया तुम्हारा, वेस्ट बंगाल हो गया, इधर क्या है, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड नहीं है, उत्तरांचल, सॉरी, छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा है। तो देखो उड़ीसा झारखंड के पास तो बहुत सारा मिनरल है, छत्तीसगढ़ के पास बहुत सारा मिनरल है। इतना मिनरल होने के बावजूद भी वाई देयर कंडीशन इज वेरी पुअर, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह की नहीं है ताकि बिजनेस पर्सन को फोर्स किया जा सके टू इन्वेस्ट हियर। ओके, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन लेसाज फेयर पॉलिसी। तो बिजनेसमैन को जहां पर क्लाइमेट सुटेबल दिखेगा वहां पर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, अब देखो,
इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में नहीं है ना। वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है, और ईस्टर्न पार्ट में तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है, वरना इवन जो आंध्र प्रदेश है उसकी कंडीशन कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं है, उससे फार फार बेटर जीडीपी के मामले में कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है। तो वाई दे आर फार फार बेटर, इवन महाराष्ट्र इज वाई फार फार बेटर। कई रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि अंग्रेज इसको बहुत कुछ बना के गया था। जब अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या किया, 3 जगह पोर्ट स्टैब्लिश किया। एक मुंबई सिटी बनाया, एक कलकत्ता बनाया, एक मद्रास बनाया, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी कॉलोनियल लिगेसी है। सेकंड क्या होता है कि जैसे जब इसके आप टोपोग्राफी को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ का जो पोर्ट है वो नेचुरल पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? नेचुरल पोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पर रिफ्ट बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? रिफ्ट। और यहाँ पर रिफ्ट नहीं बना हुआ है, ठीक है। इन कारणों से क्या होता है कि यहाँ का पोर्ट नेचुरल नहीं है, मतलब इस पोर्ट को बार बार सफाई करना पड़ता है, ठीक है। पोर्ट से जो बालू यहाँ पे सिल्ट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े जहाज है, शिप है, उसको लैंड होने में सुविधा असुविधा होती है। यानी कि यहाँ का जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेनेंस करने में खर्चा ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे खर्चा क्या है? बहुत कम है। आ रहा समझ में? तो अब इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट कर रहा है, इसके अलावा देखो जो आप यदि वर्ल्ड मैप को देखोगे, इधर का देश सब क्या है? गरीब देश है ना, और इधर का देश क्या है? काफ़ी रिच कंट्री है। ओके, तो इन कारणों से मैक्सिमम जो बिजनेस पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करता है? यहाँ पे करता है। अब क्या होगा, जो रिच स्टेट है और ज़्यादा रिच होते जाएगा, और जो पुअर है और ज़्यादा पुअर होते जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? माइग्रेशन होगा। ये बेचारे क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेंगे। ओके, तो माइग्रेट करना कंपल्सन है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी की ये वजह से ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? कि हमारे यहाँ पॉलिसी क्या है? लेसाज फेयर पॉलिसी। कैसा पॉलिसी है? लेसाज फेयर पॉलिसी। ओके, तो आप देखते हो बराबर नेता लोग बोलते हैं, जो कुछ मैच्योर नेता बराबर बातों को हाईलाइट करते हैं कि ये जो स्टेट है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या साउदर्न स्टेट हो गया, तो इनके लिए ये जो स्टेट है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सब क्या करते हैं? लेबर सप्लाई का काम करते हैं, मतलब उनके लिए लेबर फोर्स एक तरह से। ओके, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये लिसाज फेयर का बहुत बड़ा नुकसान है, डैमेजिंग इफेक्ट है। तो ये समझ गया ना, तो इट फेवर द एडवांटेज सेक्शन, ये बहुत बड़ा डिमेरिट है लेसाज फेयर स्टेट। तो लेसन से कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि वीक आर लेफ्ट आउट, जो गरीब है, ठीक है, कमजोर है, वो पीछे छूट जाता है। एंड खासतौर पे वीक में कौन है? जैसे वीमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ओल्ड एज हो गया, ये सब अफेक्टेड ज़्यादा होता है। ओके, वेल्थ वाज प्लेस्ड अबव लाइफ, मतलब उनके लिए लाइफ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं, उनके लिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा किसका है? वेल्थ का है। इवन देखो, जब आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। क्लियर है? तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आई, तो उस समय क्या था कि जो 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 लोग जो काम करते थे, 12 घंटा 14 घंटा काम करते थे, और इसके अलावा जो वर्कर होते थे उनका एज 8 साल, 9 साल, 10 साल, इतना एज होता था, इतना कम एज होता था। क्लियर है? इसके अलावा उसमें डेथ बहुत ज़्यादा होता था, बड़ी बड़ी हेवी मशीनरी होती थी, मशीनरी में लोग फंस के ट्रैप के होके मर जाते थे, ठीक है। क्लियर है? तो डेथ वगैरह, डेथ बहुत ज़्यादा ज़्यादा हाई था। यानी कैपिटलिस्ट के लिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था कि बाई एनी मीन्स आई हैव टू गेन द वेल्थ। क्या करना है? हमें वेल्थ को गेन करना है। तो ये लेसाज फेयर का बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो पहला कंसर्न क्या होता है? पहला कंसर्न ये होता है कि सिर्फ फायदा किसको होता है? जो सेक्शन एडवांटेज्ड है उसको फायदा होता है। सेकंड क्या है? वीक आर लेफ्ट आउट। ओके, जो गरीब है, खासतौर पे जो वीमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज है, इनको फायदा कम हो पाता है, और इन पे इवन नेगेटिव असर पड़ता है। वेल्थ का ज़्यादा वैल्यू होता है लाइफ की तुलना में। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज अ कॉस्ट ऑन सोसाइटी, मतलब जो केयर इकोनॉमी है, जैसे कि कोई एनजीओ चला रहा है, ठीक है, या मदर घर में काम करती हैं, ये भी तो केयर इकोनॉमी है ना। तो क्या वो काम नहीं कर रही हैं? तो क्या उनके वर्क को रिगार्ड नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। बट ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, एक तो पेट्रियार्की हमारे यहाँ, तो इन कारणों से क्या होता है कि महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिल पाता है। सेकेंड रीजन क्या है कि इवन जो वर्कफोर्स होता है, वर्कफोर्स वहाँ पे विमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, क्योंकि जो विमेन है, ठीक है, उनको सैलरी के नाम पे डिस्पैरिटी किया जाता है, सैलरी बहुत कम दिया जाता है। ये जो है, ये डेटा है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये डेटा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो विमेन को सैलरी भी काफ़ी कम मिलता है। ओके, तो इन सब कारणों से जो है विमेन वर्कफोर्स का पार्ट नहीं बन पाती है, और जो घर के अंदर वर्क होता है उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट ये ऐसा एडवोकेट करते हैं कि घर के अंदर जो काम होता है दैट शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ इकोनॉमी, और उसी को हम बोलते हैं केयर इकोनॉमी। ओके, इसका रिमेडी क्या है? तो रिमेडी ये है लिसाज फेयर का। ओके, कि आप क्या करें? आप बैलेंस करें वेल्थ क्रिएशन विद फोकस ऑन सोशल एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। यानी कि ठीक है, वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का अल्टीमेट फोकस ये होना चाहिए कि सोशल वेलफेयर ज़्यादा हो, मैक्सिमम लोगों का भला हो, ठीक है, और ह्यूमन वेलफेयर ज़्यादा हो, मतलब कि आप एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप बढ़ाएं, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाए, इस पर आप ज़्यादा फोकस करें। ओके, क्लियर है? तो इस पर आपका फोकस होना चाहिए।
जैसे बिहार में एक स्कीम है जीविका स्कीम, ये काफ़ी अच्छा स्कीम है और इससे वीमेन को बहुत फायदा हुआ है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, जो वल्नरेबल सेक्शन वीमेन जो इफेक्टेड है उसके ऊपर, तो वो इफेक्टेड कम हो पाएंगी। जब वीमेन इफेक्टेड कम होगी तो क्या होगा, चिल्ड्रन कम इफेक्टेड होगा, और जब चिल्ड्रन कम इफेक्टेड होगा तो मे बी ओल्ड एज के पीपल जो वो भी कम इफेक्टेड हो पाएंगे। ओके, अब हमारे यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे ड्रग का एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे एक जेनरिक ड्रग होता है, एक ब्रांडेड ड्रग होता है, लगभग दोनों का कंपोजिशन सेम होता है, क्लियर है, लेकिन देखो प्राइस में कितना बड़ा गैप होता है कि जेनरिक ड्रग यदि 3 रुपये का है तो ब्रांडेड 70 रुपीज़ का है, यहाँ तो दाम कम लिखा हुआ है, रियल प्राइस तो और ज़्यादा होता है। ओके, समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर मेडिसिन है वो 4 रुपये का है, यहाँ पे 20 रुपीज़ का है। ओके, तो यानी ये जो ब्रांडेड मेडिसिन है दैट इज बेस्ड ऑन डिस्चार्ज फेयर स्टेट। तो क्या जो ब्रांडेड मेडिसिन है, क्या इसको इंक्लूसिवली सभी लोग एसेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ओके, जो सुपर कॉम्प्लेक्सिटी सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल होता है, क्या आम आदमी उसको एसेस कर सकता है, नहीं कर सकता है। ओके, तो समाज में कुछ फ्यू लोग होंगे जो उसको एसेस कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, तो दीज आर कंसर्न, ये सब कंसर्न है डिस्चार्ज फेयर पॉलिसी का। ओके, तो आज आप इतना ही रहने दीजिए, रेस्ट हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि क्लास आपको अच्छा लगता है तो यू मे बाई फुल कोर्स एट सावित्री एडू हब, अदरवाइज यूपीएससी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है तो फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग में 7 से 11 है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।